बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब ठीक हैं? आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सेशन नंबर 8 है। तो वेरी क्विकली हम जल्दी से देख लें कि हमारे पास जो लास्ट सेशन थे उनमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। तो सबसे पहले मेन इंटरफेस हमने देखा, फिर हमने बेसिक शेप्स को देखा, कैसे ड्रा की जाती हैं, फिल एंड स्ट्रोक के कॉन्सेप्ट को समझा, सिलेक्शन टूल, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड भी हमारे पहले सेशन का हिस्सा थे।
सेशन नंबर 2 में शेप बिल्डर टूल, पेन टूल, उसके अलावा सेशन 3 में कर्वेचर टूल, वेक्टर ट्रेसिंग, ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड, लासो टूल, और सेशन 4 में अलाइन पैनल, स्ट्रोक पैनल, रोटेट टूल। सेशन 5 में हमने रिस्ट वॉच की इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस की थी, कलर स्वाचेस को देखा था। उसके बाद सेशन 6 में हमने पैटर्न स्वाचेस और ग्रेडियंट्स के ऊपर बात की थी। तो लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारे टूल, छोटे छोटे टूल से जो वो डिस्कस किए थे, लेकिन काफ़ी वो क्रिएटिव टूल हैं, उससे हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। स्केल टूल था, शेयर, ट्रांसफॉर्म पैनल, उसके अलावा शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर, जॉइंट टूल, और रेजर टूल, सीजर्स टूल और नाइफ टूल के अलावा रीशेप और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, हम ये सारे टूल हमने डिस्कस किए थे। तो आज की जो क्लास है उसमें हमारे जो टारगेट्स हैं वो है ट्रांसफॉर्म ईच, उसके अलावा पाथ फाइंडर, क्लिपिंग मास्क, ड्रा इनसाइड और ओपेसिटी मास्क, ये हमारे आज के टारगेट्स हैं। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर लें, ताकि हम उनको पहले एड्रेस कर लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज़ के हवाले से ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो आपके क्वेश्चंस नहीं है कोई भी, तो क्वेश्चंस ना होने की वजूहात मैंने आपसे शेयर की थी। आई थिंक सो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके पास कोई क्वेश्चन भी नहीं है पूछने के लिए। तो प्रैक्टिस कर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं हर क्लास में आपको स्टार्ट में भी एंड पे भी ये चीज़ कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी इन चीज़ों पे महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म ईच पैनल को डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो असेंशियल क्लासिक, उसके अलावा बाद है रीसेट असेंशियल क्लासिक। हमने अपना वर्क स्पेस एडजस्ट कर ली। तो ट्रांसफॉर्म ईच पैनल का बुनियादी तौर पे जो मकसद होता है वही होता है कि हम इसमें इंडिविजुअली एलिमेंट्स को डील कर सकते हैं। यानी कोई भी डिज़ाइन है उसके अंदर एक खास किस्म के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको इंडिविजुअली अगर डील करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म पैनल बहुत हेल्पफुल होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमने एक स्केल बनाया, इसकी मल्टीपल कापीज ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये काफ़ी सारी इसकी कापीज बना ली। अब इनके ऊपर मैं दोनों पैनल्स के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम ट्रांसफॉर्म पैनल में आ जाएं, तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल इसका क्या करते हैं कि हम इसका, यहाँ पे मैं इसको एक तो लॉक कर लेता हूँ यहाँ से, इसकी विड्थ में कम करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, इसका ओवरऑल साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरह से, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उनके स्केल डाउन हो रहा है एक सेंटर पोजीशन की तरफ, यानी कि जहाँ पे हमने इसको रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ वापस, तो आप देखिएगा रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से वो उसी रेफरेंस पॉइंट की तरफ चले जाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ट्रांसफर पैनल में वापस जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम कर देते हैं ये कॉर्नर पे, और अब अगर हम स्केल डाउन करते हैं तो ये उसी रेफरेंस पॉइंट को अप्रोच करते हुए स्केल डाउन होगा। लेकिन इससे जो हमारे पास दूसरा पैनल है ट्रांसफॉर्म ईच, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे है कि हम इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे नीचे आ जाए ट्रांसफॉर्म ईच। शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस डी। तो ये याद रखिएगा, आल्ट शिफ्ट और कंट्रोल आपको तीनों होल्ड करने हैं इकट्ठे, और फिर डी प्रेस करना है। इसको क्लिक करें, ये पैनल ओपन हो जाएगा। इस तरह से इसकी सारी सेटिंग है। अब अगर हम इसको यहाँ से स्केल डाउन करेंगे तो प्रीव्यू ऑन करने के बाद आप देखिएगा क्या चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ कि हम इसको कर देते हैं 60% पे, ठीक है, और इसको भी 60% कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल दोनों को।
अब देखिए क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि इंडिविजुअली जो अलग अलग एलिमेंट है उनके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है, कि कोई भी जो इसमें स्केयर है वो अपनी सेंटर पोजीशन को लीव नहीं कर रहा, यानी कि सेंटर पोजीशन पे फिक्स है वो, लेकिन स्केल डाउन उसी जगह पे हो गए हैं। जबकि ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा था, उसमें सारे के सारे स्केल डाउन हो रहे थे इकट्ठे प्रोपोर्शनली। तो इस तरह से हम इंडिविजुअली अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम डील कर सकते हैं। इवन कि हम इनकी मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये मूव हो रहे हैं, और सारे अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे मूव हो रहे हैं अपने सेंटर पोजीशन को। इसी तरह से वर्टिकली हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी हम करना चाहें। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, इसको भी जीरो, मतलब कि मूवमेंट हम जीरो पे ले आते हैं। अब इसका एंगल है, एंगल में क्या है कि वैसे ही अगर हम इसको मैं क्लोज करता हूँ, वापस कैंसिल करते हैं, अगर हम इसको इधर से ट्रांसफॉर्म पैनल में एंगल चेंज करते हैं तो क्या होगा कि सारे अगर इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपने होल्ड किए हुए हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आप एंगल चेंज करेंगे तो देखें क्या होगा कि ओवरऑल पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो रोटेट हो रहा है। ये देखें पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ पे यूं रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म ई से करेंगे तो इंडिविजुअली जो अलग अलग स्केयर्स हैं वो यहाँ पे मूव हो रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ वापस, और दोबारा से जाते हैं, बल्कि शार्ट की आप यूज करेंगे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एंड देन डी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट डी। तो यस, ओपन हो गया। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट डी से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे अब रोटेशन इसकी अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअली सारे जो स्केयर्स हैं वो रोटेट हो रहे होंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम बड़े इंटरेस्टिंग से जो डिजाइन हैं वो बना सकते हैं बड़े इजीली। तो उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसको पहले जीरो करता हूँ, मैं इसको रैंडम कर देता हूँ, रैंडम। अब रैंडम करके हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो रैंडमली रोटेट हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये देखें ये इस तरफ रोटेट हो गया, कोई इस तरफ हो गया, कोई नहीं हो रहा, यानी एक कोई जीरो पोजीशन पे है, यानी बिल्कुल सीधा है, और कोई कोई जो है वो रोटेट हो रहा है। तो रैंडमली इनके ऊपर चेंज अप्लाई होगा। ये चेंज रैंडम जब हम यहाँ पे ऑन रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर जाके अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 60%, चलिए हम इसको 60 कर देते हैं स्केल को, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इसको भी हम चले 60% करते हैं। ठीक है, अब देखिए 60% पे हम इसको ले तो आए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि ये रैंडमली हो रहा है कि 100%, कुछ आपको स्केल यहाँ पे 100% स्केल पे भी मिलेंगे। अब ग्रेजुअली इसमें वैल्यूज जो हैं 60 to 100% के दरम्यान में जो डिफरेंट स्केल परसेंटेज वैल्यूज हैं उनके मुताबिक यहाँ पे जो डिफरेंट स्केल्स हैं वो रीसाइज हो रहे हैं। तो ये रैंडमली का ही होता है। इसी तरह से मूव भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पहले से जानते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म पैटर्न, ये हमने स्केल टूल के ऊपर सीखा था कि जब हम पैटर्न अप्लाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये इंटरेस्टिंग फीचर है। ये आपको स्केयर पे तो इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसको किसी और ऑब्जेक्ट पे जो कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे अप्लाई करके दिखाएं तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेता हूँ, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में एक फिश का डिज़ाइन बनाया था, अगर हम उस तरह का कोई डिज़ाइन बना लें, तो ओवल टाइप बना लेते हैं। ठीक है, शेप बिल्डर टूल लेंगे, और ये यहाँ से माइनस, और देन फिर हमने यहाँ पे यूं एक ओवल टाइप शेप लेके फिर इसको एडजस्ट किया था यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यहीं पे पेस्ट, यहाँ से मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और यूं इसको हमने इकट्ठे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और देन फिर हम इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, और देन फिर हम इसको यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से कंबाइन कर लेते हैं, एक शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो मजीद इसमें डिटेल्स भी हमने ऐड की थी, जैसा कि एक स्केयर था, फिर हमने उसके साथ एक और इसी की कॉपी लेके एक और स्केयर बनाया था, और जो हमने इस तरह से कुछ चीज़ें जो थी वो एक्सट्रैक्ट की थी। एक लाइन भी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं।
चलें शेप बिल्डर टूल लेंगे, ये सारा एरिया माइनस, ये भी माइनस, और इसको हमने एक शेप बना लिया, ये लाके हमने यहाँ पे रख लिया। और इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टूल है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वो है रिफ्लेक्ट टूल। वैसे हमने रिफ्लेक्ट करने के दो तरीके सीखे हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना हो तो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के पैनल में आके इसको, ये देखिए, हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे भी हम इसको करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको, मैं इसको वापस करता हूँ यहाँ पे देखें, अगर हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आ जाते हैं और फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल आ जाता है जिसमें हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन का, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, इवन की कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको वर्टिकली और वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट किया और फिर कॉपी कर दी, तो ये देखिए दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ये कॉपी होने के बाद। लेकिन यहाँ पे एक टूल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि रिफ्लेक्ट टूल है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे रोटेट टूल वाले जहाँ पे आपको नजर आता है ऑप्शन, वहां पे आपको ये नजर आएगा, वो इसकी शॉर्ट की है। रिफ्लेक्ट टूल लेने के बाद आप इसका पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं कि आप किस पॉइंट के एक्सिस इसको रोटेट करना यानी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो मैं कंट्रोल आर कर लूँ, कंट्रोल आर करने से आपके पास रूलर्स आ जाएंगे, और यहाँ से आप इसको क्लिक करके यूँ ड्रैग करें तो आपको गाइड्स यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसा कि हमने रिस्ट वॉच की प्रैक्टिस में गाइड्स बनाई थी। तो गाइड मैंने यहाँ पे सेंटर में एक अरेंज कर ली पहले। चलिए मैं पहले सिलेक्शन टूल पे रहता हूँ, गाइड को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, यानी इसके साथ सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेंटर में गाइड आ गई है। अब क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और रिफ्लेक्ट टूल लेके ये जो सेंटर पॉइंट है वो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा इस गाइड के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ से इस पोजीशन पे, ठीक है। और इसको रखने के बाद यहाँ पे फिर हम इसको जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे शिफ्ट की मदद से मैं कर रहा हूँ, तो अब देखेंगे वो इक्वल पोजीशन पे, और रिफ्लेक्ट करते हुए साथ में आल्ट की भी होल्ड कर लें। शिफ्ट नहीं होल्ड करेंगे तो ये रैंडमली उसके गिर्द यहाँ पे देखें रोटेट होना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट, और आल्ट होल्ड करेंगे साथ ही इसकी कॉपी भी आ जाएगी। तो इस तरह से जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो आप बिल्कुल सेम इक्वल, यानी आपको अंदाजा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आप जो एक साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ गाइड को, इसको फिर हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे। देन फिर हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, चलिए मैं उसको पेन टूल से ही बना लेता हूँ। अब हमें पेन टूल की प्रैक्टिस भी है। चलिए एक छोटी सी मैंने वो रेक्टेंगल सी बना ली और इसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, और एक हम यहाँ पे सर्कुलर शेप बना लेते हैं। इसको थोड़ी सी स्ट्रोक बढ़ा दें। चलें इसको मैं बाद में जाके एक्सपैंड भी कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड, और इसमें हम कुछ कलर्स वगैरह भी फिल कर लेते हैं, और स्ट्रोक इसकी ऑफ कर देते हैं यहाँ से। जस्ट हमें स्ट्रोक में चाहिए, बल्कि फिल में चाहिए, स्ट्रोक में नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी कॉम्बिनेशन चलें, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा डार्क अगर कर लें तो चलो विजिबल है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि इसको ग्रुप करने के बाद इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे जनरेट करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा पहले, और फिर आप देखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब हम इसको मल्टीपल इसकी कॉपीज जनरेट करेंगे तो फिर कैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं देख लूँ क्या है ये। यस, ये ऊपर एक पॉइंट है। चलिए इसको कंट्रोल जी से ग्रुप किया है, और अब जाते हैं ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इच। तो अब इसमें हम सारी चेंजेस जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर रैंडम अप्लाई करेंगे, फिर आप देखिएगा रैंडम चेंजेस का यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है। एक तो हमने इसमें रैंडम कर दिया, दूसरा इसमें मैं स्केल इसका कम कर रहा हूँ 60% पे, 60% इसका भी, और यहाँ से मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, मूव, या ऐसा करते हैं हम इसको
पहले इसको हम मूव करते हैं यहाँ से 20 पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी, तो 20 पॉइंट्स नहीं, नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं इसको, ताकि हमें इस तरफ को इसकी मूवमेंट नजर आए, ठीक है। ये इधर को जा रहा है, एक्चुअली ये रैंडम है ना, इसलिए आपको ये अजीब से रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको बाद में मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, इस अब की बार मैंने जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई की है, मैं इस पे ओके नहीं करूंगा बल्कि कॉपी करूंगा, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया, अब मैं इस पे कंट्रोल डी करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये उसी पॉइंट के ऊपर, बल्कि ये थोड़ा सा करीब हो गया, मैं इसको दूर करता हूँ थोड़ा सा, इसको दोबारा से हम करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे ये पॉइंट रिमूव करके, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो उसी पॉइंट के ऊपर थी, तो आपको चेंज नजर नहीं आ रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्म ईच, और मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा दूर करता हूँ, ताकि इसका ऑफसेट पाथ जो है वो ये इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ज्यादा दूर जा नहीं रहा। तो ये हमें सेम रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसकी लूज हो जाएगी। चलिए, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इसका रेफरेंस पॉइंट भी अगर मैं चेंज कर दूँ तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो ये देखें ओरिजिनल से ये इसकी कॉपी कहाँ पे आई है। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ वापस, कंट्रोल डी क्या करता है कि प्रोसेस को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे उसी तरह के जो आपको डिफरेंट तरह के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कुछ छोटे स्केल पे, कुछ बड़े स्केल पे, ये सारे वो उसी तरह से परफॉर्म हो रहा है, इवन के हार्डबोर्ड से बाहर भी जा रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये छोटी छोटी फिश जो आपको नजर आ रहे हैं पॉइंट्स, ये भी प्रॉपरली हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 23% तक भी जो है वो किया था। तो इस तरह से ये रैंडम से रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें इसके ऊपर कितनी कॉपीज बन गई हैं, ठीक है। तो ये एक इसका तरीका है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग, अगर हम इसको मल्टीपल कॉपीज में चेंज कर दें, फिर आपको इसके रैंडम होने का ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कि हम इसमें जो चीज़ मैं बता रहा था वहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रोटेशन की, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ईच। तो देखें अब आपको रैंडम चेंजेस की समझ आ रही होगी। अगर मैं रैंडम नहीं करता तो ये देखें एक ही डायरेक्शन में सारा कुछ हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, और ये प्रीवियस वैल्यू जो हमने अभी लास्ट टाइम ऐड की थी वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। मैं भी इसको 0 करता हूँ, ये यहाँ पे 60% जैसे हमने स्केल डाउन इसका किया, स्केल डाउन किया, और ये एंगल इसमें रोटेशन आ रही है, ठीक है। एंगल भी हम 0 कर दें तो ये देखेंगे यहाँ पे जस्ट ये इसका स्केल डाउन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको रैंडम कर देते हैं तो ये देखिए रैंडम स्केल डाउन है, और अगर हम इसका एंगल भी चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो ये रैंडमली चेंज होंगे इस तरह से। यानी अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम जो एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम दिखाना है लेकिन डिफरेंट एंगल से दिखाना है, तो आप तब भी ये फीचर यूज कर सकते हैं। तो ओके कर देंगे इसको, तो ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक डिज़ाइन बन गया, और काफ़ी टाइम सेविंग है अगर इस तरह का कोई आपने रैंडमली एक्टिविटी करनी हो तो ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा इसमें एक और चीज़ थी, वो ये थी कि हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ सीखी थी, वो रिस्ट वॉच वाली क्लास में। वहाँ पे जब हमने रिस्ट वॉच को ड्रा किया था तो वहाँ पे हमने उसके नंबर्स नहीं लिखे थे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स होते हैं वो हमने वहाँ पे ऐड नहीं किए थे। वो हम बड़ी आसानी से ईच ट्रांसफॉर्म ईच पैनल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? टाइप टूल वैसे अभी हमने सीखा नहीं है, चले मैं इसको अभी होल्ड करता हूँ। ट्रांसफॉर्म ईच नेक्स्ट क्लास में ये मुझे आपने याद करवाना है, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो क्लाक अगर आप ड्रा ड्रा कर रहे हैं या रिस्ट वॉच बना रहे हैं तो आप उसमें नंबर्स को कैसे प्रोपोर्शनली अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो कल जो नेक्स्ट हमारी परसों क्लास होगी वो टाइपोग्राफी के ऊपर ही होगी, टेक्स्ट टूल के ऊपर। तो उसके अंदर आप मुझे याद करवाइएगा, जब हम ये टूल को सीख लें फिर मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, अदरवाइज क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट टूल नहीं सीखा तो एक ओवरहैमिंग सी सिचुएशन हो जाएगी। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है मास्किंग। देखिए, मास्किंग से मुराद बड़ा क्लियर है। इसका इस वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को छुपा देना, तो ये मास्क होता है। तो मास्किंग का बुनियादी पर्पज इलस्ट्रेटर में ये होता है कि हम इसमें
समटाइम्स की डिफरेंट जो इमेजेस हैं या शेप्स हैं उसका कोई एक पार्ट शो करना चाहते हैं, या समटाइम कोई एक पार्ट को कट करना चाहते हैं, या समटाइम हम कोई ऐसी चीज चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है वो नजर आए, बाकी वो छुप जाए, बाकी सारा कुछ नजर आए। यहाँ के जो दूसरा इन्वायरमेंट है वो सारा छुप जाए और एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली नजर आ जाए वहाँ पे। तो ये सारी सिचुएशंस क्या होती हैं हमारे पास, ये होती हैं कि मास्किंग की टेक्निक्स। तो मास्किंग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसमें कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटर में तीन तरह की मास्किंग है। सबसे पहली जो मास्किंग की टेक्निक है वो है ड्रा इनसाइड। तो ड्रा इनसाइड का फीचर कहाँ पे आपको मिलेगा, वो यहाँ पे आप, अगर आप टूल बार के नीचे आ जाएं बिल्कुल, तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आपको तीन बटन नजर आ रहे हैं। एक आपको नजर आ रहा है ड्रा नॉर्मल, और एक आपको नजर आ रहा है ड्रा बिहाइंड, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ड्रा इनसाइड। क्या मतलब है इन तीनों का? देखें, अभी जब हम कोई भी चीज ड्रा करते हैं ना, यहाँ पे हमने एक, मैं इसको डिफॉल्ट कलर पे कर लूँ, हमने एक ये स्क्वायर ड्रा की, इसका सर्कल ड्रा किया, और फिर हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। वो कह रहा है कि हर नया आने वाला ऑब्जेक्ट पिछले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रा होगा। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, हम यहाँ से कर देते हैं इसको ड्रा बिहाइंड, इससे क्या होगा कि हर नया आने वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट के नीचे ड्रा होगा। ये देखें, मैं अभी इसको नीचे स्टार ड्रा करता हूँ इसके ऊपर, आप देखेंगे ऊपर की बजाय पिछली साइड पे इसके ड्रा हो रहा है। ये देखें, इसके नीचे ड्रा हो रहा है। तो ये दोनों बटन ये वाला यूज नहीं होता इतना। हम यूजली प्रेफर करते हैं कि ऊपर ही ड्रा हो, बाद में अगर एडजस्ट करना है तो हम इसको सेंड टू बैक करके, या यूं अगर हम इसको पीछे लेके जाना भी चाहते हैं तो अरेंज में जाके हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा बटन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी डिसेबल्ड है, ड्रा इनसाइड। तो इसको इनेबल करने का तरीका ये है कि आप इसमें पहले कोई ऑब्जेक्ट बना लें जिसके अंदर आपने ड्रा करनी है। एक स्केयर बना लिया। अब यहाँ पे जैसे आप ऑब्जेक्ट बना के उसको सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखें ये आपके पास ऑप्शन इनेबल्ड है। अब इसके ऊपर क्लिक करें जस्ट, तो ये आपको एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बॉर्डर में नजर आ रही है। ये शो करती है कि ये ड्रा इनसाइड के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी है। अब हम कोई भी शेप यहाँ पे ड्रा करेंगे इस सिचुएशन में, तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्कल ड्रा करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे सर्कल ड्रा हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जो पार्ट उसके अंदर था वो नजर आ रहा है, बाकी जो है वो क्रॉप हो गया, यानी कट हो गया। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे सर्कल को कोई कलर, ये ऑब्जेक्ट का कलर है, हम इस सर्कल को भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जैसे हम डबल क्लिक करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपका जो इलिस्ट्रेटर में जो डॉक्यूमेंट है वो आइसोलेशन मोड में चला जाता है। आइसोलेशन मोड में हम सारे ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली जो है डील कर सकते हैं। जैसे देखिए, डबल क्लिक किया, इधर आ गया। अब यहाँ पे जो सर्कल हमने ड्रा किया है इसको हम इंडिविजुअली यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन देखें हो क्या रहा है कि जो एरिया उस ऑब्जेक्ट के इन साइड में है, जस्ट वही आपको नजर आ रहा है, बाहर वाला आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। हम इसको रीसाइज करेंगे तो वो वहाँ पे मौजूद होगा। ये देखें, हम इसको अंदर ले आए, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी ऐड की है ड्रा इनसाइड, तो इसलिए ये वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो आइसोलेशन मोड से बाहर आने का तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दें, या यहाँ पे जो आपको एरो नजर आ रहा है आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें, तो आप इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि ड्रा इनसाइड क्या कैसे यूज होगा। हमने ये एक बना लिया स्केयर, इसको मैं यहाँ से स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने इसको ड्रा इन साइड में ले आए। फिर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। मैं रेक्टेंगल डिफरेंट कलर्स की ड्रा करता हूँ ताकि विजिबल हो सके। यहाँ हम सर्कल ही ड्रा करते हैं। फिर देखें, एक इधर से ड्रा कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एक ले लिया ब्लू कलर, फिर से यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, वो हम इधर से ड्रा करते हैं। ये देखें, तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप इसमें ड्रा करते जाएंगे, ये ड्रा इन साइड में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के इन साइड में ये ड्रा होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इस को कहते हैं कि ड्रा इनसाइड इलिस्ट्रेटर में ये मास्किंग की एक टेक्निक है। इससे ज्यादा अच्छी एक टेक्निक है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, लेकिन उसको यूज करना बड़ा आसान है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे रैंडमली कुछ सर्कल्स ड्रा कर दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, और एक चने छोटा सा यहाँ पे भी बना देते हैं। इनको डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर दें, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं कलर्स को। चलें,
अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेके इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब क्या करेंगे, इस जो अभी हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 हैं, 4 सर्कल हैं और एक उसके ऊपर रेक्टेंगल है। पांचों को इकट्ठा सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें ये क्या होगा कि वो सारे जो सर्कल आपने ड्रा किए थे वो एक रेक्टेंगल के अंदर क्लिप हो गए। सेम वही चीज अगर आप नोट करें कि आपको ड्रा इन साइड में भी नजर आ रही थी कि ड्रा इन साइड में आप इसको क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको ड्रा करते हैं। अब क्लिपिंग मास्क इतना ये नहीं कि अब ये बन गया तो अब इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये कम्प्लीटली एडिटेबल होता है। आप इसको देखें तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें जाके ये स्केल्स की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, जस्ट डबल क्लिक करें, आइसोलेशन मोड में आ जाएं। आपके सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखें कम्प्लीटली अवेलेबल होते हैं, यानी कोई भी यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ, कट नहीं हो गया परमानेंटली, जस्ट वहाँ पे वो हाइड हुआ हुआ है। ये देखिए आप इसको पूरे सर्कल को अंदर लेके आ सकते हैं एक कॉर्नर से। इवन कि आप जो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाई थी उसके अंदर जब हमने इसको क्लिप किया था तो उसके अंदर एक कलर फिल हुआ हुआ था। जैसे क्लिप हुआ तो उसके अंदर जो कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया और सिर्फ जो इन साइड में जो ऑब्जेक्ट थे वो नजर आ रहे थे। हम इस रेक्टेंगल को एज ए बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। अब सिंपली इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इधर आ जाए, पाथ के ऊपर क्लिक करें। आप इस पे कलर देंगे तो आप देखेंगे कि ये बैकग्राउंड कलर बनता है। ठीक है, यानी वही रेक्टेंगल जो ऊपर थी जब क्लिपिंग मास्क बना तो वो बैकग्राउंड पे चली गई और उसने क्या किया कि अपने सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, जो इसके नीचे थे उनको क्लिप कर लिया। ठीक है, आप इसको बतौर बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब आप इसको पूरा कंप्लीट एडिट कर चुके हैं तो आप डबल क्लिक करें और बाहर आ जाएंगे एप्लीकेशन मोड से, और इसको आप यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल यूजेस को भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। लेट्स सपोज हम कोई एक इमेज इसमें प्लेस कर लें, पहले फाइल और प्लेस करते हैं यहाँ से कोई इमेज। यहाँ पे लेट्स सपोज, चले मैं ये वाला एक इमेज जो है वो प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। जरूरी नहीं कि आप इस क्लिपिंग मास्क को शेप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, आप डिफरेंट इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे मैंने यूज करना है, मैं इसको इम्बेड कर दूंगा। पहले इम्बेड की करना क्यों जरूरी है ये आप जानते हैं, अदरवाइज ये डी लिंक हो जाएगी और फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंट में ये नहीं रहेगी। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। प्लेस करने के बाद अब हम, मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कुछ एरिया मैं इसको शो करना चाहता हूँ, बाकी का नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सोशल मीडिया डिजाइन बनाना है, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, रिसाइज करके यहाँ पे। चले मैं इसको इतना ले आता हूँ। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है कि मुझे इसका हाफ पार्ट जो दिखाना है और सर्कुलर शेप के अंदर दिखाना है। तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं इसको इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे और यूं इसको बड़ा सा एक सर्कल बना लिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इस सर्कल में आपका कलर फिल हुआ है या फिर आपका कोई डिफरेंट तरह की जो ग्रेडियंट्स हैं या इवन के कुछ भी फिल ना हुआ हो, यानी आप दोनों चीजें ऑफ कर दें तो भी क्लिपिंग मास्क वर्क करेगा। क्लिपिंग मास्क आपको कलर नहीं दे रहा होता, वो जस्ट सिंपली उसको क्या करता है कि ट्रांसपेरेंट बना देता है ऑब्जेक्ट को, और जो भी ऑब्जेक्ट उसके नीचे होता है उसको वो क्लिप कर लेता है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे एक सर्कल रख लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया मेक क्लिपिंग मास्क। तो देखें क्या होगा कि वो इमेज जो है वो इन साइड में क्लिप हो गया और यहाँ से हमारे पास बाकी एरिया जो है वो बच गया, जब ताकि हम अगर डिफरेंट तरह के टेक्स्ट लिखना चाहें या मजीद इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें या ड्राइंग्स बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। जैसा कि मैं फॉर एग्जाम्पल पेन टूल से कोई एक डिज़ाइन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। चलिए ये हमने इस तरह से इसको, ये काम हम रेक्टेंगल के तौर पे भी कर सकते थे।
अब यहाँ पे मैं इसको कर्वेचर टूल से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको सर्कुलर बना दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए यहाँ से। ठीक है। और इस डिज़ाइन को मैं यहाँ से कोई कलर और दे देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में इसलिए अभी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने टूल को यूज़ करना नहीं सीखा, तो हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक है। अभी जो है वो क्लिपिंग मास्क है। तो क्लिपिंग आप इस तरह से बड़े अच्छे से इसको कर सकते हो। अब क्लिपिंग के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो मैंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं उनमें कहाँ कहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं कुछ अच्छा, ये कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, इसमें आपको बड़ा क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे हमने इसको कैसे फर्दर जो है वो कंप्लीट किया। तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इमेज है और उसके ऊपर एक सर्कुलर है, यहाँ पे पीछे फिर एक सर्कल है, ये सारा कुछ सर्कल से बना हुआ है। और ओवरऑल जो पूरा जो आपको इमेज नजर आ रहा है ये आर्टबोर्ड के ऊपर ही है। और इसको हम बड़ी सिंपली से बाद में क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये बाहर की तरफ है, ठीक है, कोई मसला नहीं, डिजाइन एलिमेंट बाहर जा सकते हैं आर्टबोर्ड से। बाद में आप क्या करते हैं, जब फाइनल आपका डिजाइन बन जाता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और स्केयर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरफ रख देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर। और इसका मैं कलर और डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट, जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और अपने आर्टबोर्ड के ऊपर जहाँ पे आपका आर्टबोर्ड स्टार्ट हो रहा है, आपको स्मार्ट गाइड हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं है। एक तो मैं इसमें कलर चेंज कर लूँ ताकि ये विजिबल हो। ये यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके फिट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारा सब कुछ जो भी इसके नीचे है सारा कुछ इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसको मेक क्लिपिंग मास्क। तो आप देखिए बड़ा सिंप्लीफाई हो गया और सारा जो फालतू इसमें एरिया था वो सारा क्लिप हो गया इसके अंदर। तो फाइनल डिजाइन हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको इसमें भी क्लिपिंग नजर आ रही है, क्लिपिंग मास्क नजर आ रहा है। और भी मजीद आगे मैं आपको अगर डिजाइन दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे क्लिपिंग मास्क है। ये कुछ और चीज़ है, ये फोटोशॉप के अंदर डिजाइन हुआ था, ये हम फोटोशॉप जब सीखेंगे फिर हम इस तरह की चीजें भी देखेंगे। और ये भी यहाँ पे क्लिपिंग है। के अलावा आपको ये जो आपको इमेजेस सर्कल में नजर आ रही हैं, तो ये भी क्लिपिंग होती है। यानी इसमें आप क्या करते हैं कि पूरा एक इमेज लेके उसके ऊपर एक सर्कल रखें और उसके बाद आप उसको क्या करें, क्लिप कर दें उसके अंदर। तो बड़ी आसानी से आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल है कि जिसमें देखें आप एक शेप है जो कि इरेगुलर है, ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं है और ना ही सर्कल है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें अंदर भी इसको क्लिप कर सकते हैं इमेज को। तो आई होप कि आपको क्लिपिंग अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लिपिंग हम कैसे यूज करते हैं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्लिपिंग यानी ओपेसिटी मास्क। ओपेसिटी मास्क बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओपेसिटी मास्क इस तरह से काम करता है कि आप उसमें कोई भी एरिया है जो कि फॉर एग्जाम्पल आप पूरा एक इमेज है, आप चाहते हैं कि उस एक इमेज का कुछ एरिया नजर आए, कुछ एरिया जो है वो नजर ना आए, यानी कि वो फेड होता हुआ नजर आए। किस तरह से मैं एक इमेज यहाँ पे प्लेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से
अच्छा, एक वेबसाइट है, वो मैं आपको, बल्कि मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बताता भी हूँ कि जहाँ से आप इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक है answerflash.com और freepik.com। उसके अलावा कुछ एक है pexels.com, और इसके अलावा कुछ और हैं, पिज्ज़ाबे है। अब काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। पिज्ज़ाबे.com है। ऑलमोस्ट इन वेबसाइट से हमें अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। याद रहे कि आप अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट में जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो या तो आपने इन फ्री जो स्टॉक वेबसाइट्स हैं यहाँ से आपने डाउनलोड की होंगी, या फिर आप उनको परचेज करेंगे। अगर आपने गूगल से वैसे ही कोई इमेज वहाँ पे कॉपी करके आपने अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट में यूज़ कर ली, उसको कमर्शियल तौर पे सेल भी कर दिया, तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट है, तो वो अकाउंट बैन भी हो सकता है इस वजह से। तो क्योंकि कोई भी जो इंटरनेट पे रिसोर्स पड़ा है वो किसी न किसी की प्रॉपर्टी है, और अगर तो उसने परमिशन दी हुई है कि आप इसको विदाउट एट्रीब्यूशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वो जो कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट है या कि इमेज है, वीडियो है, वो आपको परचेज करना पड़ती है। मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी आपको बताता हूँ जहाँ से आपको परचेज करके इमेजेस वगैरह मिल सकती हैं, जैसा कि शटर स्टॉक है, गेटी इमेजेस है। ठीक है, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इमेजेस को परचेज कर सकते हैं। कुछ इसमें होती हैं फ्री भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इसमें पेड मिलेंगी। उसके अलावा आई स्टॉक है, और इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं। अडोबी की अपनी एक वेबसाइट है, stock.adobe.com। ठीक है, यहाँ से आप हाई क्वालिटी के इमेजेस जो हैं वो ले सकते हैं, और ये सारी पेड हैं। फ्री वाली कौन सी है? अनसप्लैश है। अनसप्लैश में आप कोई भी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे चलें पीपल सर्च करता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के रेलिवेंट कोई भी इमेजेस जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एजुकेशन लिख के सर्च करें, तो आपको उसके रेलिवेंट इमेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से चलें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसमें क्वालिटी भी है, आप कोई भी क्वालिटी ले सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। अगर ओरिजिनल लेना चाहें तो आप देखें ये 4K यानी कि अल्ट्रा HD पे ये इमेजेस जो है वो शूट होती हैं, तो आपको बड़े अच्छी क्वालिटी के इमेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मीडियम क्वालिटी का डाउनलोड करता हूँ, तो जस्ट ये नीचे आपको एक अपीयर होगा कि से थैंक्स टू, यानी आप ये कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ना भी करना चाहें कोई मसला नहीं है। मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से मैं ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बाद में हम इसको एम्बेड कर देते हैं। तो आप देखें ये इमेज, अगर आप कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ करेंगे तो कोई इसमें इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के इमेजेस। अब इसको इमेज को यहाँ पे प्लेस करने के बाद बाकी भी वेबसाइट पे ट्राई करें, आप जहाँ से डाउनलोड करें, जहाँ से करें, यहाँ से करें, ये सारी फ्री हैं। और आगे फिर आपको ये पेड मिलनी है। पेड इमेजेस बड़ी हाई जो आप देखें तो इनकी क्वालिटी और भी अच्छी होती है। ठीक है, और ये आपको रेलिवेंट मिल भी जाती है। अच्छा, इसमें ये है कि एक रेक्टेंगल लेंगे हम यहाँ पे, मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक रेक्टेंगल यहाँ पे सेम साइज की ड्रा कर दूंगा, और इसके ऊपर मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। कौन सा ग्रेडियंट अप्लाई करना है? ग्रे स्केल ग्रेडियंट, ये वाला वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब इसको करने के लिए मुझे ये करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, इमेज को भी और ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है उसको भी। तो जाना कहाँ पे है? ट्रांसपेरेंसी के पैनल में। इन पैनल्स को अगर आप एक्सपैंड करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ट्रांसपेरेंसी का पैनल। ट्रांसपेरेंसी पैनल पे जाके आप यहाँ पे, आपको जैसे ओपन करेंगे आपको कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे है इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी से मुराद ओवरऑल ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी यहाँ पे रिड्यूस होती है। साथ ही इसके एक ऑप्शन है मेक मास्क। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मास्क अप्लाई हो गया। अब इस मास्क ने किया क्या है, इसको लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ, कि जो एरिया यहाँ पे, मैं इसको वापस करता हूँ कंट्रोल Z, कि जो एरिया यहाँ पे ब्लैक है ग्रेडियंट में वो डिसअपियर हो जाएगा, और जो वाइट है वो
अपीयर होगा, यानी कि जो ब्लैक है वो आपको नजर नहीं आएगा, व्हाइट आपको नजर आएगा। दोनों को सिलेक्ट किया, दोबारा से करते हैं मेक मास्क। तो ये देखें यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे जो आपको फेड होता नजर आ रहा है, ऊपर ये ब्लैक एरिया था। अब ये कम्प्लीटली एडिटेबल है, ये नहीं है कि आप एक बार आप इसको मास्क को अप्लाई कर दिया, बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसको सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के पैनल में फर्दर कुछ डिटेल्स नजर आती हैं। अगर तो आप इसको यहाँ पे लॉक लगा रहने दें ये वाला, तो फिर आप इसको यहाँ पे यूं करते हैं ना स्केल डाउन, तो होगा क्या कि मास्क और इमेज दोनों इकट्ठे स्केल डाउन हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉक हटा देते हैं और फिर आप इसको ऐसा करते हैं कि आप मास्क को यहाँ पे ले लेते हैं, और मास्क को आपने जस्ट सेलेक्ट किया होगा। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसका जो यहाँ पे साइज है वो आगे की तरफ ले जाते हैं, तो आप देखें क्या हो रहा है कि इसमें जो डार्कर एरिया वो क्लोज चला जाएगा इमेज के, और ज़्यादा इमेज जो है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट किए हुए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट से क्या होगा कि जो ब्लैक एरिया है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट ब्लैक में आ जाएगा, जिससे मास्क जो है वो टोटली अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखें इस साइड से फेड हो गया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड पे ये अपीयर हो गया। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पे अगर हम ये क्लिप का जो क्लिप एक ऑप्शन आपको और नजर आ रहा है यहाँ पे क्लिप का, अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि जो एरिया यहाँ पे क्रॉप हुआ इमेज का वो भी साथ ही नजर आएगा। लेकिन जैसे आप इसको बाहर निकलेंगे इससे, तो आपको देखें यहाँ पे ये इस तरह से पेयर हो रहा है, ठीक है, यानी इमेज आपको अलग अलग नजर आ रही है। तो इसको आप क्लिप कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये आपको नजर नहीं आएगा। सेम इसी तरह से हम मास्क के साइज को समटाइम कम ज्यादा नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि मास्क हमारा ओके है, इसका साइज हमने एडजस्ट नहीं करना, बट इमेज को चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इस थंबनेल पे क्लिक करें तो इमेज आपका सिलेक्ट हो गया। आप इसको यहाँ पे रीसाइज करें विद इन द मास्क, मास्क वहीं पे रहेगा, ये देखें, बट इमेज जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये है इसकी मास्किंग की सेटिंग, और इवन कि आप इसके ऊपर आके ग्रेडियंट टूल की मदद से दोबारा से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे आपको वाइट नज़र आ रहा है। अब मास्क याद रहे कि यहाँ पे मास्क का भी सिलेक्टेड है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरफ को ले जाता हूँ, तो क्या होगा कि ब्लैक ज़्यादा जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल भी ओपन कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। ये देखें, ये इसका वाइट बढ़ा दें तो ज़्यादा इमेज अपीयर होगी है, थोड़ा सा यहाँ पे कट हुआ, और अगर हम ये ब्लैक को बढ़ा दें तो यहाँ से ज़्यादा इमेज जो है वो फेड हो गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको रिलीज करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमने मास्किंग ट्राई की, हमें अच्छी नहीं लग रही है, और यहाँ पे रिलीज के बटन पे क्लिक कर दें, एवरीथिंग जो आपने चेंजेस की हुई है मास्क रिलीज हो जाएगा, रेक्टेंगल अलग और इमेज आपका अलग हो जाएगा। तो इसको एक और इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि आप इसको अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज को चाहते हैं कि ये सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कल फ्रेम में आ जाए, बट बिल्कुल जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर्कुलर फ्रेम के अंदर ये इमेज आ जाए। अच्छा याद रहे कि अगर यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई है ना ऊपर इमेज के ऊपर, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके अंदर, दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप क्लिपिंग मास्क करेंगे ना अप्लाई, तो ये बिल्कुल शार्प होगा। ये देखें बिल्कुल शार्प इसने कट लगा दिया एक तरह का, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके दोबारा से कर रहा हूँ रिलीज क्लिपिंग मास्क, ये रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज होगा तो यहाँ पे जो सर्कल है वो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा ऊपर, ठीक है, इसमें कलर फिल नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे हम ग्रेडियंट में जाते हैं, मैं इसको कर देता हूँ रेडियल ग्रेडियंट, मतलब कि जो ब्लैक एरिया है वो नहीं दिखेगा, और जो इन साइड में वाइट एरिया वो दिखेगा, और जो मेन इसका फोकस है वो क्या होगा कि इमेज भी यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी। लेकिन अब की बार मैं क्लिपिंग मास्क नहीं अप्लाई करने वाला, मैं करने वाला हूँ ओपेसिटी मास्क। ओपेसिटी मास्क कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, दोनों को, ट्रांसपेरेंसी पैनल में जाएं और मेक मास्क कर दें, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से आप फेड कर सकते हैं इमेजेस को अकॉर्डिंगली, जिस तरह से भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें। और इसमें सारी सेटिंग आपके पास हैं, आप इसको यहाँ पे मास्क पे चले जाएं, ग्रेडियंट टूल ले लें, यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहें फेड, यानी आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा दिखे अंदर से इमेज, या ज़्यादा फेड चाहते हैं तो भी ठीक है, जहाँ पे आप इसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इसमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉरी इसमें ये सिलेक्टेड था मास्क, और इसको लॉक करना ना भूलिएगा, अगर ये लॉक होगा तो फिर ये इकट्ठा मूव होगा, समटाइम आपको लॉक के बगैर भी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो आई होप कि आपको ये मास्किंग की जो टेक्निक्स हैं ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आप इसको प्रैक्टिस करें। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा आप गूगल पे जाके, ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिल सके कि मास्किंग की जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं वो क्रिएटिवली कैसे यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मास्किंग इन ग्राफिक्स डिज़ाइन। इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, इसमें ये भी मास्किंग है। ये क्या है कि एक इमेज जो है वो एक टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मास्क हो रही है, ठीक है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वैसे हम सीखने वाले हैं ये चीज़। चाहे मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रिलीज। और कोई भी शेप आप ड्रा कर लें, मैं सर्कल और रेक्टेंगल से आपको बता रहा हूँ। आप इसमें इवन कि इसको पेन टूल से सिलेक्शन बना के इसको बैकग्राउंड से भी अलग कर सकते हैं इस इमेज को, बड़ी आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। पहले मैं इस इमेज को लॉक करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज को लॉक किया, कंट्रोल टू शार्ट की है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके आप लॉक कर सकते हैं। पेन टूल से मैं इसकी लेट्स सपोज यहाँ पे एक सिलेक्शन रफ सी बना लेता हूँ, ठीक है। बड़ी आसानी से ये आपने यूज़ करना सीखा होगा। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कलर पे करके वाइट इसका ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं रफ सी बना रहा हूँ, रैंडम सी। आप इसको नीट भी बना सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जब आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ना इस तरह से, तो आपके पास ये कम्प्लीटली फ्रीडम होता है, वो इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार ये हो गया तो बस हो गया। चलिए मैं इतना सा एरिया यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मकसद है आपको ये चीज़ सिखाना। ठीक है, हमने एक शेप बना ली, सिलेक्शन हमने एक तरह से बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ जो भी ऑब्जेक्ट हमने लॉक किए थे। याद रहे कि इसको आपने चेंज नहीं, ये नहीं करना कि आप इसको मूव कर बैठें तो फिर आपकी जो सेटिंग है वो सारी खराब हो जाएगी। इसको वहीं पे रखें, फिर दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क। तो आप देखें हमने इसको बैकग्राउंड से अलग कर दिया। अब ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इसको बाद में जाके एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आइसोलेशन मोड में आप आ जाए और आप यहाँ से ले लें अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब देखें आपको इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब हर एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, इवन का पेन टूल के ऊपर आके इन एंकर पॉइंट्स को मजीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इसको एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर्ट की होल्ड करता हूँ ताकि ये मुझे कर्वेचर टूल मिल जाए। और इसकी मदद से मैं यहाँ पे कर्व दोबारा बना रहा हूँ, और ये कर्व मुझे कम करनी है, इसको एडजस्ट कर लें। और यहाँ से मुझे इसको अंदर लेके जाना है, कर्वेचर टूल ले लें, इसकी मदद से कर लें। ये देखें, इसको इन साइड में ले लें। एक एक पॉइंट आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, मैं कर्वेचर टूल से ही इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इस सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि इमेज मैनिपुलेशन जो है वो फोटोशॉप का काम है, लेकिन हम इसमें थोड़ा बहुत इसको समटाइम ज़रूरत के तहत कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई अ, ऐसी चीज़ है जो कि मैकेनिकल कोई चीज़ है जिसमें स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं थी इसमें। इमेज में ही होता है कि आपको जो एयर्स होते हैं इनको एक्चुअली जो है वो क्रॉप करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप कोई ऐसी इमेज है जिसमें सीधे शार्प एजेस हैं तो फिर आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पीछे ले जाता हूँ वापस। तो आप देखें यहाँ पे बाहर आ गया मैं आइसोलेशन मोड, हमने इसको रिमूव कर दिया। और अब इसको अगर साइड पे करके अगर देखेंगे तो ये देखिए इसमें बैकग्राउंड नहीं है अब, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। मजीद हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मैंने रैंडम शेप आपको इसलिए दिखाई है
कि टेक्स्ट लिखने के बाद हम टेक्स्ट को ऊपर रख के उसमें से भी इमेजेस जो है वो ऐसे कर सकते हैं क्लिप उसके अंदर में। तो ये आपको एक क्लिपिंग की एक टेक्स्ट के अंदर एग्जांपल मिलती है। उसके अलावा आपको ये एक एग्जांपल मिलती है उसकी मास्किंग की। ये ब्रश की दी है, ब्रशिंग अभी हमने नहीं सीखी, इसको भी अभी हम स्किप करते हैं। और नेक्स्ट हम फर्दर देख सकते हैं। ये आपको मास्किंग की टेक्निक नज़र आ रही है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ मास्किंग के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। ये भी जाहिर है मास्किंग है यहाँ पे। और भी इसके अंदर आपको कोई अच्छी एग्जांपल्स मिल नहीं रही। चलें जी नेक्स्ट। सॉरी कॉल आ गई थी तो मुझे थोड़ा सा और डिले करना पड़ा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट तरह की टेक्निक्स, आप इसको अप्लाई करें। मैं आपको मास्किंग के वाले से कुछ चीज़ें अब दिखाता हूँ कि मेरे पास जो डिज़ाइन है मैंने वहाँ पे इनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे, आपको भी बहुत अच्छे से आइडिया होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एकेडमी के ही डिज़ाइन दिखाता हूँ जो रिसेंटली मैंने डिज़ाइन बनाए थे, उसमें आपको बड़ा ये क्लियरली नज़र आएगा इस तरह के फीचर्स। ये था, हाँ ये वाली फाइल में भी हो। अच्छा, इसमें देखिए मैंने रैंडमली जब डिज़ाइन को बनाया तो अच्छा ये फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज होने वाले हैं, इसलिए आपको एरर नज़र आ। अब देखिए ये डिज़ाइन जब बनाया तो इसमें सर्कल आपको बाहर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपको डिफरेंट तरह से इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जब मैंने इसको फाइनली एक्सपोर्ट किया फाइनल फाइल के तौर पे, तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको रेक्टेंगल में बना के यहाँ पे यूं इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। अच्छा, आप ये चीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये डिज़ाइन ज़रूरी क्यों है कि हम पूरे का पूरे सर्कल से ही बनाएं, हम इसको हाफ कर्व बना के भी तो बना सकते हैं ना, यानी पेन टूल से कर्व, इधर से हम इसको कर्व बनाएं और फिर बाद में इसको यहाँ से सीधा कर लें। तो ये शेप्स बनाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको क्लिप कर सकते हैं फाइनल डिज़ाइन को। देखिए जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू आप डिज़ाइन बनाएंगे ना, सर्कल को यूज़ करके, रेक्टेंगल को यूज़ करके, इवन क्या पॉलीगन शेप यूज़ करें, लिप्स यूज़ करें, ये शेप से ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और प्रोफेशनल लगेंगे एज कम्पेयर टू वो डिजाइन जो आप पेन टूल से वैसे ही रैंडमली कोई ड्रा करते हैं। तो इसलिए शेप्स को जरूर यूज करना बड़ा अच्छा होता है। तो अब नेक्स्ट जब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गोल्डन रेशियो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सर्कल्स ही की मदद से सारे डिजाइन जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी टेक्निक है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं यहाँ पे जिनमें ये मास्किंग यूज़ हो रही है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। ये देखें, ये यहाँ पे एक इमेज है बैकग्राउंड पे, इसको मास्क किया गया क्लिपिंग मास्क के थ्रू, ठीक है। और ये आपको ओपेसिटी मास्क की कोई एग्जांपल मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ये है, ये यहाँ पे देखें क्लिपिंग हुई है मास्किंग, ठीक है। इसमें भी देखें ये पूरा एक इमेज था, यानी ये इसके अगर सोर्स फाइल मेरे पास अभी पता नहीं कहाँ पे होगी। तो ये पूरा एक इमेज था जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया था, ठीक है। मुझे फ्राई पैन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एग्स थे उसकी फ्राई, उसको फ्राई होते दिखाना था। तो ये यहाँ पे मैंने जो इमेज लिया नेट से, वो पूरा एक इमेज था जिसको मैंने जस्ट वो वाला पार्ट जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है इमेज, जिसमें एग जो है वो फ्राई हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने वहाँ से जस्ट क्रॉप कर लिया क्लिपिंग मास्क के थ्रू, जस्ट एक सर्कल बनाया इसके ऊपर और बाद में इसको क्लिप कर दिया। तो इस तरह की टेक्निक्स आप यहाँ पे इस टूल से यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्लिपिंग मास्क की एग्जांपल्स हैं।
इसके अलावा ये भी क्लिपिंग मास्क है, और भी काफ़ी सारी आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आएंगी। ठीक है, ये भी क्लिपिंग है। ये 5 इमेजेस को इकट्ठा किया गया, तो ये जानते हैं आप, सीधा एक रेक्टेंगल बना के एक एंकर पॉइंट को लें और उसको यूं ड्रैग करके साइड पे करें, और फिर आप उसमें एक इमेज नीचे रखें और दोनों शेप और इमेज को इकट्ठा सेलेक्ट करके उसके अंदर क्लिप कर दें। तो इस तरह की क्लिपिंग आप कर सकते हैं इमेजेस के साथ। तो ये कुछ और टेक्निक्स हैं। ये फोटोशॉप की मास्किंग है, ये भी मास्किंग है, इसको भी हम फोटोशॉप में सीखेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपने जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मास्किंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनको लें, प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ें अभी तक आपने सीखी हैं उन सबको प्रैक्टिस करके इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन बनाएं, और डिज़ाइन बना के आप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। क्योंकि आप कहते होंगे मैं हर बार यही चीज़ क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि अगर फॉर एग्जांपल जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें आप इसको एक्सपीरियंस करके देख लें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं शुरू में, तो आपको शुरू में प्रॉब्लम होती है। यानी फॉर एग्जांपल जो बॉयज़ हैं, अगर उन्होंने मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मोटरसाइकिल की जो ड्राइविंग है आप उसको चलाते हैं, तो शुरू शुरू में क्या होता है कि आप जब मोटरसाइकिल को चलाने लगते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि हमने ब्रेक्स को कैसे हैंडल करना है, गियर को कैसे हैंडल करना है, या क्लच जो है उसको कैसे हमने लेना है, या एक्सेलरेट उसको कैसे करना है। सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो रही होती हैं, आप कंफ्यूज होते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप सीखना उसको शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर अभी ये सिचुएशन होती है कि आप ड्राइव कर भी रहे होते हैं, आपका किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं होता, आप जस्ट सामने सड़क पे देख रहे होते हैं, और ऑटोमेटिकली आपके जो हैंड है या आपके जो फुट है वो खुद ही वो सारा परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको उसका अंदाजा भी नहीं होता कि आप कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना। यानी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है। तो ये टूल्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। शुरू शुरू में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर के बैठ जाएं। तो मेरे एक कज़न भी हैं, वो भी काफ़ी एज के हो गए हैं, तो उनको मोटरसाइकिल की ड्राइविंग नहीं करना आती। तो ये वो चीज़ है कि अगर क्या है कि डर लगता है जी, शुरू शुरू में जब चलाना सीखी तो कहीं पे लग गई और एक्सीडेंट हो गया, तो बस छोड़ दिया उसको, फिर सीखना ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ ना करें आप, कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा अभी तो आप फिर भी इसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है, आपका लैपटॉप आपके पास है, आपके पास टाइम भी है, तो आप इसको ज़ाया ना करें, आप सीखें। कुछ भी चीज़ आपके सामने नज़र आती है उसको प्रैक्टिस करें, जो सीख ली है वो भी करें, जो नहीं सीखी उनके ऊपर भी अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करें। कुछ नहीं होगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, एटलीस्ट लैपटॉप के अंदर कोई धमाका नहीं होने वाला अगर आप कोई भी चीज़ उल्टी कर देंगे तो आप इनको सीखें, और सीखने के बाद अपने जो डिज़ाइन है उनको ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो अगर आपके कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो आप कर लें, देन फिर हम क्लास को वाइंड अप करें। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं।